गुड मॉर्निंग। आज 14 चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण तरंगदिष्टकारी। इसके पहले लेक्चर में आप लोग पढ़े थे दिष्टकारी में आठ तरंगदिष्टकारी। आज का जो टॉपिक है वो पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड की कार्यविधि। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, है ना। तो पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड की कार्यविधि, यदि स्पेशली MP बोर्ड की यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में 4 मार्क्स का 4 नंबर का 17वें नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा थ्योरी है, इसको पूरा समझने के लिए इसके पीछे वाले टॉपिक को यदि आप समझेंगे तो ये आसान रहेगा। तो टॉपिक है पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंगदिष्टकारी के पी एन संधि डायोड की कार्यविधि ये है। पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड की कार्यविधि, ठीक है ना। अब आवाज़ यदि कहते हो कि दिष्टकारी क्या है तो हम तो बता देंगे, पर उसका पीछे वीडियो में आप सब देख सकते हो स्टार्ट से। हमने कई बार बताया है कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट से यदि आप पढ़ते हैं यूट्यूब में तो आपको हर चीज़ समझ में आती है, और बीच में यदि कोई देखते हैं तो उसमें समझ में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हो सकती है। तो पूर्ण तरंगदिष्टकारी क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो ये वाला यंत्र होता है उसको दिष्टकारी कहा जाता है। जो यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है उसको दिष्टकारी कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सिद्धांत है कि वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब डायोड अग्रगति पे रहेगा तो प्रतिरोध बहुत कम होगा अर्थात धारा प्रवाहित होगी, और जब डायोड पश्चमवृत्त में रहेगा तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक। तो आज हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, पीछे के लिए आप पीछे वीडियो देखेंगे तब बात क्लियर होगी। आवाज का तो टॉपिक पूरा हम बता ही रहे हैं। तो पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड की कार्यविधि में इसमें आपको सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा। विद्युत परिपथ के बाद उसका परिपथ को थोड़ा डिटेल भी कर देना, फिर उसकी कार्यविधि लिखेंगे, फिर इनपुट आउटपुट ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये रहा, ये है एक डायोड D1, एक ये डायोड है D2, ये ट्रांसफार्मर T है, इसकी ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। इसके सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है, और यहाँ ये यमन कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और ये A है, ये B है, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर आउटपुट DC वोल्टेज
इतना इंग्लिश तो चला ही सकते हो। ये एसी है, इनपुट एसी वोल्टेज। हिंदी में पूरा लिखोगे तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, लेकिन इतना इंग्लिश चल सकता है। ठीक है ना। ये सर्किट डायग्राम बना दिया हमने। ठीक, इसमें क्या क्या है देखिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स समझिए। इसका मीन्स है कि ये तार इसके ऊपर से गया है पर इससे टच नहीं है, ब्रिज जैसे, है ना। जैसे वहाँ पर ओवर ब्रिज में तो ऊपर से भी वाहन जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। यदि डायरेक्ट ऐसे रहेगा तो इधर से जाएगा तो इधर से नहीं जाएगा, है ना। तो ये वायर इसके ऊपर से गया है पर इससे टच नहीं है, कनेक्ट नहीं है। ठीक है ना। ये तो इसमें ये इतना जो पोर्शन है, समझिएगा, इतना जो पोर्शन है वो ट्रांसफार्मर है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये ट्रांसफार्मर है टी। और L1 उसकी प्राथमिक कुंडली है और L2 उसकी द्वितीय कुंडली है। अब ये ट्रांसफार्मर ऊंचाई भी आप लगा सकते हैं, आप चाय भी लगा सकते हैं, आप कोई सा लगा सकते हैं। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर लगाना है, हो सकता है आप पहले वोल्टेज को बढ़ाना ही चाहें तो ऊंचाई लगा के वोल्टेज बढ़ाओ, फिर उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करो, वो जैसा भी हो, है ना। आपको केवल ये मेन पर इसमें समझना है कि एसी डीसी में बदल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है, डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये डायग्राम जो है वो अपचाई ट्रांसफार्मर का है ना। अब आप अपचाई ऊंचाई कहना चाहो या ना कहो, सीधे बोल दो ये एक ट्रांसफार्मर है। तो टी क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। टी क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। और इसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट एसी वोल्टेज जोड़ा गया है। इनपुट एसी वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, है ना। हमको प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना है, तो जिसको बदलना है उसको हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में कनेक्ट कर दिए। ठीक है ना। तो टी एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट एसी वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 का जो सिरा ए है, L2 का एक सिरा ए है और एक सिरा क्या है, बी है। तो जो ए है वो डायोड के पी से जुड़ा है, इसमें पी माना जाता है। इस साइड में इधर एन, ये पी ये एन, ठीक है। ये इधर जहाँ भी लिख दो। तो ए जो है वो पी से जुड़ा है, ए जो है डायोड D1 के पी से जुड़ा है और जो बी है वो डायोड D2 के पी से जुड़ा हुआ है ऐसा। और जो L2 का सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु, L2 का जो मध्य बिंदु है वो लोड प्रतिरोध RL के द्वारा, L2 का मध्य बिंदु लोड प्रतिरोध RL के द्वारा दोनों डायोडों के यन से जुड़ा है। कैसे यन से जुड़ा है, इसको आप घुमा फिरा के यहाँ लाइए। यहाँ पर इसका ये यन है कि नहीं, इस D1 का ये यन है और D2 का यन ये है कि नहीं, और इस यन को L2 से ला के जोड़ दिया गया है। ये देखो है ऐसा। फिर से सुनना, D1 का ये यन यहाँ आया, D2 का यन यहाँ आया, दोनों का यन यहाँ पहुँच गया और L2 का मध्य बिंदु भी यहाँ से घुमा फिरा के यहाँ पहुँचा दिया गया। इसका अर्थ हुआ कि जो कुंडली L2 का मध्य बिंदु है वो दोनों डायोडों के किससे जुड़ा है, यन सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये फिर से सुनना एक बार, यदि आप अच्छे से सुन भर लिए स्टार्ट से लास्ट तक तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि ऐसे केवल आप हो गया पिक्चर जैसे देख लिए 1 सेकंड में तो कभी बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बताया, हमने ये कहा कि टी एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट एसी वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे ए को D1 के पी से तथा L2 के बी को D2 के पी से जोड़ा गया है। और L2 का जो मध्य बिंदु है वो लोड प्रतिरोध RL के द्वारा, उच्च प्रतिरोध लोड प्रतिरोध RL के द्वारा डायोड
दोनों डायोडों के यन से जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये आउटपुट डीसी वोल्टेज है, ये इनपुट एसी वोल्टेज है। तो ये विद्युत परिपथ के बारे में इतना हम लिखे दे रहे हैं, जैसा आप बोर्ड एग्जाम में परीक्षा की कॉपी में लिखोगे, है ना। और जितना हम लिख देंगे उससे एक एक लाइन आप सब याद रखना, उसमें काट छांट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें टी एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच इनपुट एसी वोल्टेज, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हिंदी में लिखे देते हैं, लीजिए निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये इतना तो इंग्लिश चला सकते हैं, इनपुट एसी वोल्टेज जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें टी एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच इनपुट एसी वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे ए को D1 के P से व B को D2 के P से जोड़ा गया है। समझ पा रहे हैं। L2 का A जो है D1 के P से और B जो है D2 के P से जोड़ा गया है। सब एक एक लाइन समझना। L2 के सिरे A को D1 के P से व B को D2 के P से जोड़ा गया है तथा L2 के मध्य बिंदु को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा दोनों डायोडों के N सिरे से जोड़ा गया है। इतना विद्युत परिपथ में आप समझिए, लिखिए भी, परीक्षा में लिखना पड़ेगा, हैं। स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम, क्लास एग्जाम होता तो ये सब लिखा जाता है। कंपटीशन में आके केवल उसका आंसर आप दे दो, चाहे जैसे बन जाए। लेकिन जहाँ क्लास एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा, है ना। केवल कंपटीशन में आए कि हो गए हमको बहुत थ्योरी से क्या मतलब है, हमको उसका आंसर चाहिए बस, हैं, उसका फाइनल आंसर। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में सब आपको इस टाइप का लिखना होगा। ठीक है। अब इसी कार्यविधि देखिए। कार्यविधि के लिए हमने सिद्धांत में बताया है कि जब डायोड अग्रभ्रमित में होता है तो प्रतिरोध बहुत कम, पश्चभ्रमित में होता है तो प्रतिरोध बहुत अधिक। अब आप कुछ लोगों को अग्रभ्रमित पश्चभ्रमित नहीं पता है, इसीलिए तो हमने कहा कि इसके पीछे वाले वीडियो को देखिए, अग्रभ्रमित पश्चभ्रमित क्या होता है। और जब वो समझ में आ जाए तब यहाँ पहुँचिए, और डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो समझने में कुछ दिक्कत जाएगी, है ना। पढ़ने का जो तरीका है, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो स्टार्ट से पढ़ो, है ना। और यदि मूली भाजी समझ के थोड़ी कि किसी को भी खा लिया जाए पहले। तो यहाँ पर डायोड का जब P को प्लस से कनेक्ट करेंगे तो ये अग्रभ्रमित होगा। यदि P प्लस से कनेक्ट है और N जो है माइनस से तो अग्रभ्रमित, और यदि P माइनस से और N प्लस तो ये क्या होता है, पश्चभ्रमित। यदि P प्लस से कनेक्ट हो और N माइनस से तो क्या होता है, अभिनीत। और यदि P माइनस से हो, N क्या हो, प्लस से हो तो क्या होता है, पश्चभ्रमित। और
अग्रभनित होने पर धारा प्रवाहित होती है, पश्चभनित में होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह है कॉन्सेप्ट, इसका सिद्धांत, इसकी कार्य समझने के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना। तो अब इसकी हम कार्य समझाते हैं। डायग्राम आप लोग कोच कर लीजिए, ताकि अब हम इसमें कुछ समझाएं तो डायग्राम की हालत ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा ना हो कि बाद में ना समझ पाओ। यहाँ देखिए क्या होता है। सबसे पहले प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया, जिस वोल्टेज को हम डीसी को में बदलना चाहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में देंगे तो वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीय कुंडली में पहुंच जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का काम है। आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, मान लीजिए इस टाइप की है, आपने इसको इनपुट कराया है ना, एक तरंग मान लो। जब प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ देते हैं प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। अब है प्रथम अर्थ चक्र में ए को हम धनात्मक मान लेते हैं, ए को धनात्मक विभव पर लेंगे और बी को ऋणात्मक विभव पर। मान लीजिए हम धनात्मक एक ये इसको इनपुट कराते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना। तो ये देखिएगा, ये वाला जो होगा ये धनात्मक में रहेगा ये वाला, और ये क्या होगा ऋणात्मक, ये क्या होगा धन वाला, इसको ले लेते हैं, और ये वाले को ऋण। तो जब ए धनात्मक विभव पर होगा, ए क्या होगा धनात्मक विभव पर होगा, ए को धनात्मक ले लेते हैं और बी को ऋणात्मक। तो ए जब धनात्मक होगा मीन्स पी धन से जुड़ गया, और जब बी ऋणात्मक होगा मीन्स इसका पी ऋण से जुड़ा। बात को समझना, ए को हम धनात्मक मानेंगे और बी को ऋणात्मक मानेंगे, तो धनात्मक होने का मतलब पी प्लस से जुड़ गया, और ऋणात्मक तो पी क्या हुआ माइनस से जुड़ गया। और जब ये प्लस से जुड़ गया तो ये अग्रभनित में हो गया, और ये क्या हो गया पश्चिम में। तो इससे धारा प्रवाहित होगी और इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब ये धारा जाएगी तो कहाँ जाएगी, यम से एन की तरफ। कहाँ जाएगी, यम से एन की तरफ। तो यहाँ आउटपुट मिला, धारा कहाँ से गई, यम से एन की ओर। क्या कहा हमने, ए को पॉजिटिव, ए को धनात्मक विभव पर लिया और बी को ऋणात्मक पर। ठीक है ना। तो ये अग्रभनित में हुआ, ये पश्चभनित में हुआ। अग्रभनित में हुआ तो इससे धारा जाएगी, इससे नहीं जाएगी, और जो जाएगी वो यम से एन की तरफ प्रवाहित होगी। और अगली बार हम इसको ऋणात्मक ले लेंगे, इसको ऋणात्मक ले लेंगे, इसको धनात्मक ले लेंगे। और जब इसको ऋणात्मक ले लेंगे तो ये पी ऋण से जुड़ गया, ये धनात्मक ले लिए तो पी धन से। तो अब की बार ये अग्रभनित में हो गया और ये वाला क्या हो गया पश्चभनित में। तो अब दूसरी बार इससे धारा नहीं जाएगी और इससे जाएगी। तो इससे जब जाएगी तब भी यहाँ लास्ट में यम से एन की ओर जाएगी। कहाँ से जाएगी, यम से एन की ओर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब डायोड D1 से धारा जाती है तब भी यम से एन की तरफ, और जब डायोड D2 से जा रही है धारा तब भी यम से एन की तरफ। इसका मतलब जो धारा प्राप्त हो रही है उसकी दिशा नहीं बदल रही है, और दिशा नहीं बदल रही इसका मतलब हुआ कि वो दिष्ट धारा है। आप जो दे रहे हैं वो कौन सी धारा दे रहे हैं, इस प्रकार से। और जो प्राप्त होती है वो हमेशा यम से एन, यम से, यानी जब ये धारा गई तब भी ऐसा प्राप्त हुआ यम से एन, और जब ये गई तब भी यम से एन, जब ये गई तब भी यम से एन, यम से एन। ऐसा तो नहीं है कि एक बार यम से एन एक बार यम से यम हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। चाहे D1 से धारा जाए चाहे D2 से जाए, आउटपुट में यम से एन ही जा रही है, यानी दिशा नहीं बदल रही है। ठीक है ना। फिर एक बार सुनिए क्या कहा हमने, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है।
हम प्रथम अर्ध चक्र में ए को धनात्मक और बी को ऋणात्मक मानते हैं, ये वाला कहेंगे प्रथम अर्ध चक्र में धनात्मक है, ए को क्यों मानते हैं? अरे ले लो, ए को ऋणात्मक बी को धनात्मक मान लो, तो ये वाला पश्च में हो जाएगी या ग्रहणित में हो जाएगा, तो इससे धारा तो जाएगी ही। यानी ये सीधी सी बात है कि यदि D1 से धारा जाएगी तो D2 से नहीं जाएगी, और यदि D2 से जाएगी तो D1 से नहीं जाएगी। ऐसा कनेक्शन किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रथम अर्ध चक्र में ए को हम धनात्मक ले लेते हैं, बी को ऋणात्मक, तो ये अग्रहणित ये पश्चभृत, इससे धारा प्रवाहित होती है तो यम से यन जाती है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। अगले द्वितीय अर्ध चक्र में इसको ऋणात्मक ले लेते हैं, इसको धनात्मक, तो ये हो जाता है पश्चभृत में, ये हो जाता है अग्रहणित में। और जब ये पश्चभृत में हो जाता है, इससे धारा नहीं जाएगी, इससे जाएगी, और इससे जाएगी तो यम से यन की तरफ प्रवाहित होगी। तो अब अगले यही क्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो धारा होती है वो यम से यन लगातार प्राप्त होती है और दिशा नहीं बदलती है, अर्थात दिष्ट धारा होती है, लेकिन परिमाण बदलता है। यदि परिवर्तित दिष्ट धारा प्राप्त होती है और उसे स्थायी दिष्ट धारा प्राप्त करना हो एक समान, तो उसके लिए फिर फिल्टर परिपथ लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कार्य विधि है, इसको आप एक बार दो बार आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, है ना। हम जैसा कुछ बताया वैसा सब कुछ लिखे देते हैं, ठीक है ना। अब डायग्राम मिटाए भी देते हैं आपको, आप इसको आप डायग्राम पहले कापी बना करके आप देख सकते हो, या बार बार आप इसको समझने का प्रयास करिए। एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हमने बता दिया, यहाँ तक कि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में आएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 17 अंक 4 एमपी बोर्ड स्पेशली, बहुत महत्वपूर्ण। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, वैसे तो हमने लेक्चर में सब सुना दिया लेकिन हम लिखे भी दे रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। मान लिया प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक तथा बी ऋणात्मक विभव पर है। धनात्मक लिखे हैं, धनात्मक बी ऋणात्मक विभव पर है, जिससे D1 अग्र अभिनत में व D2 पश्च अभिनति में होता है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL में धारा डायोड D1 से होकर M से N की ओर प्रवाहित होती है।
किंतु D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये रही प्रथम अर्चक की बात। ठीक है, D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगले अर्धचक्र में A ऋणात्मक तथा B धनात्मक विभव पर होता है, जिससे D1 पश्च अभिनत में व D2 अग्र अभिनत में हो जाता है। तब D2 से धारा प्रवाहित होती है, जो कि लोड प्रतिरोध RL में M से N की ओर प्रवाहित होती है। आगे यही क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। उसका परिमाण बदलता रहता है, अर्थात वह परिवर्ती दिष्ट धारा होती है। उसे एक समान दिष्ट धारा में बदलने के लिए फिल्टर परिपथ लगाया जाता है। ये है उसकी पूरी कार्यविधि। उसे एक समान दिष्ट धारा में बदलने के लिए फिल्टर परिपथ भी लगाते हैं, और जब फिल्टर परिपथ लगा देंगे तो जो परिवर्ती दिष्ट धारा है वो एक समान दिष्ट धारा में बदल जाएगी। ठीक है ना। ये अब इसका इनपुट आउटपुट ग्राफ कैसा होगा, निवेशी निर्गत ग्राफ, उसको भी देख लीजिए। निवेशी निर्गत ग्राफ, निवेशी जो आप इनपुट कराएंगे वो कैसा होगा और आउटपुट कैसा मिलेगा, तो वो देखना। निवेशी निर्गत विभव ग्राफ, निवेशी यानी इनपुट जो कराएंगे वो किस प्रकार रहेगा देखना। ये आपने इनपुट कराया AC, ठीक है। यहाँ हम एक ये दिखाते हैं
ये एक D1 से प्राप्त होने वाला दिखाई देते हैं, एक D2 से, एक पूरा मिला के। ये मान लीजिए इनपुट है, निवेशी निर्गत इनपुट आउटपुट, इनपुट वोल्टेज है ना, निवेशी, और ये D1 से निर्गत, और ये D2 से निर्गत, और ये निर्गत विभव। आउटपुट देखिएगा, जब हम प्लस देते हैं, जब देखना, जब प्लस देते हैं तो ये D1 से प्राप्त होगा, जब हम इनपुट कराते हैं ये वाला पूरा, ये वाला पोर्शन, तो प्लस वाला जो है D1 से प्राप्त होता है। ये माइनस तो D1 से प्राप्त नहीं होता, D1 से कौन कौन प्राप्त होता है, प्लस वाला, और D2 से कौन प्राप्त होता है, माइनस वाला। ध्यान दीजिएगा, D1 से प्राप्त होता है प्लस प्लस वाला, और D2 से प्राप्त होता है माइनस वाला, लेकिन दिशा उसकी भी क्या रहती है, M से N। ये देखिए, हमने ये बताया था कि जब धारा D1 से जाती है तब भी M से N की ओर, और D2 से जाती है तब भी M से N की ओर। और D1 से कब जाती है, जब वो धन वाला लिया जाता है, D2 से कब जाती है, ऋण वाला। तो चाहे धन वाला ले चाहे ऋण वाला, प्राप्त होता है हमेशा धन है, M से N है ना। तो ये D1 से प्राप्त होने वाला ये है, और D2 से प्राप्त होने वाला ये है। दोनों को इकट्ठा कर दो, दोनों को उठा के यहाँ खिसकाओ तो ये यहाँ आ जाए, यानी ये रहा पूरा प्राप्त होने वाली धारा। ये है निर्गत, है ना। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये 5 पाई। ये 0 है, ये प्लस V0 है, ये माइनस V0, ये प्लस V0 माइनस नीचे आएगा, लिखा ही नहीं जा रहा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसे नहीं है इसलिए नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे नीचे भी होगा पर अब नीचे प्राप्त ही नहीं हो रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप पहला लास्ट बना दीजिए, बस हो गया। वो तो हमने दिखाने का प्रयास किया है कि D1 भर से देखा जाए तो ये होगा, D2 भर से देखा जाए तो ये होगा। अब वैसे तो D1 D2 मिलकर न काम कर रहे हैं, तो आउटपुट सिर्फ ये आए होगा। आप चित्र में ये और ये केवल दिखा दीजिए, बस, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम समझाने का प्रयास किया है कि D1 से निर्गत वोल्टेज ये होगा, D2 से निर्गत वोल्टेज ये होगा, और पूरा निर्गत वोल्टेज दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निवेशी निर्गत विभव ग्राफ यानी इनपुट आउटपुट विभव ग्राफ, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप लोगों को ये बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताते जाएंगे, वो क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको यानी 90+5+ से ही क्वेश्चन आप उसमें कंटेन रहेंगे, है ना। यानी वैसे तो क्वेश्चन पूरे रहेंगे, आप कर कितना पाते हैं वो आए हैं, ठीक है ना। और बीच बीच में हमारे जो टेस्ट होते हैं यहाँ पर कोचिंग में, वो भी हम भी उसका पेपर भी उसमें डालते हैं। उसको यदि आप लोग देखते रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आए और वो मेरे यहाँ के पेपर के बाहर का हो, है ना। तो पूरे यदि पेपर भी आप देखते रहते हो तो ऐसा भी हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर भी यदि कोई पेपर में कोई यदि डाउट है कि यदि हम ये पेपर देखें हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके पीछे लेक्चर में हमने अर्ध तरंग बताया है, पूर्ण तरंग, अर्ध और पूर्ण तरंग बिल्कुल खासकर स्पेशली MP बोर्ड, वैसे हर के लिए है ज़रूरी है,
पर हम एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन क्रमांक भी बता रहे हैं कि 70 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो लॉजिक गेट है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लॉजिक गेट, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो जब भी बनेगा। तो थैंक यू।